हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल की मार्केट कहाँ पे एक्सपायरी दे सकती है, वीकली एक्सपायरी इंडेक्स में कैसी रह सकती है, वो डाटा के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है क्विक रिप्ले लेते हैं कि क्या मार्केट पे व्यू था, मार्केट ने कैसे बिहेव किया और कल के डाटा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में जो है थोड़ी सी फंडामेंटल जो इवेंट है उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको उस चीज़ें पसंद नहीं है तो लेवल देख करके लाइक करके चले जाना। और अगर आपके पास 10-15 मिनट फालतू है तो ज्ञान पहला ही करेंगे, आप सुन लेना थोड़ा बहुत, क्या पता काम आ जाए कहीं पे। ओके, तो लेवल कल आपके साथ शेयर नहीं किए थे, कल वीडियो आपको साथ शेयर नहीं किया था। और लेकिन सुबह आपके साथ जो है अर्ली मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट होने से पहले शेयर कर दिया था, टेलीग्राम पे मैसेज, व्हाट्सएप आपको अपडेट कर दिया था कि नीचे जो है वही लेवल निकल के आ रहे हैं जो कि परसों के लिए थे। मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल कुछ भी इंट्राडे बेसिस पे नए कुछ नहीं खुला है, मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड है। और पहले आप में जो है प्रेशर रहेगा और सेकंड आप में मार्केट थोड़ी वोलेटाइल रह सकती है। मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। आज आप देख सकते हो कि भले ही मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर ओपन करके 17,350 तक गया, लेकिन फिर जो है मार्केट दोबारा से 17,200 के नीचे तक एक बार नीचे तक आया यहाँ पे, और फिर थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जैसा एक डाटा ने एक्सपेक्टेड प्लान था, डाटा का जैसे कि डीके के प्लान था, वैसे ही यहाँ पे हमको जो है एक डेल्टा डीके का वेडनेसडे देखने को मिला। इसमें कोई सरप्राइज जो है यहाँ पे नहीं था। ओके, दो चीज़ें यहाँ पे शेयर की थी। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि आप साथ में तो बोल रहे हो कि फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, साथ में बोल रहे हो कि ऑप्शंस में डीके का मोड ज़्यादा है। देखो, आप ये समझिए कि आपका शॉर्ट टर्म व्यू मार्केट पे अलग हो सकता है, इंट्राडे में आपका अलग हो सकता है, और लॉन्ग टर्म आपका अलग हो सकता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए तो हम हमेशा बुलिश रहते हैं इंडेक्स पे, आपको मालूम है। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए भी थोड़ा बियरिश है कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म के लिए तो एक्चुअली दिसंबर के लिए तो रेंज बाउंड का है कि नीचे 16,900 ऊपर 17,600, मोटा मोटा जो ये रेंज रहेगी। इवन अगर प्रिसाइज बोले तो आपको ध्यान होगा 3 या 4-5 वीडियो पहले हमने बोला था कि 17,000 17,500 80% ऑफ द मंथ जो है इसी रेंज में जाएगा, और वो अभी तक गया भी है। ओके, तो शॉर्ट टर्म एक रेंज बाउंड है। तो इंट्राडे में हो सकता है कि वो व्यू पॉजिटिव रहे या डाइल्यूटेड रहे, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शॉर्ट टर्म व्यू अगर रेंज बाउंड है, इंट्राडे व्यू भी रेंज बाउंड हो सकता है, या फिर बुलिश हो सकता है, या बेरिश हो सकता है। तो जो ऑप्शन के डाटा थे वो क्लियरली शो कर रहे थे कि डेल्टा डीके की कुछ मूव जो है यहाँ पे पॉसिबल है, और वो मार्केट ने जो है आज यहाँ पे दिया। तो अगर आपने कुछ ऑप्शन बेचे होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट रहा होगा। बायर के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है इस टाइम। अगर आपने एग्जैक्ट काउंटर ट्रेड लेते हो, नीचे अगर आप कुछ कॉल बाय करते हो हिम्मत करके, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। वरना अगर आप सोचते हो कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे, अगर आपने सुबह पहले कुछ पुट बाय किए, फिर मार्केट ने पुल बैक ले लिया, पुट में डबल लॉस हुआ क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी गिरते हैं। थर्सडे से पहले वेडनेसडे को है, थीटा काफ़ी हावी होता है, डेल्टा भी आपके अगेंस्ट चला गया। ओके, और फिर आपको लगा कि नहीं मार्केट पुल बैक ले रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल भले, इसको देख करके कोई कैसे पुट जो है होल्ड रख सकता है। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बायर हो तो इसको देख करके कोई पुट कैसे होल्ड रख सकता है, बिल्कुल नहीं रख सकता। फिर अगर आपने काटा पोजीशन कॉल लिया तो फिर नीचे आया, फिर लॉस हुआ, फिर आपने लिया, फिर लॉस हुआ। तो ऐसे दिन जो है राइटरों को ही फायदा होता है। पूरा जो है डीके का मोड ही था, इसीलिए आपके साथ वो शेयर किया था कि डी का ही मोड बन रहा है। ओके, तो अब आगे का क्या मोड बन रहा है एक बार डाटा देख लेते हैं। निफ्टी एक्शन में चलते हैं, क्या काम हुआ आज यहाँ पे। सबसे पहले निफ्टी के वॉल्यूम डिलीवरी देख लेते हैं। वॉल्यूम डिलीवरी ठीक है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी तो नहीं कह सकते आज का थोड़ा कम है, वॉल्यूम भी थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। फ्यूचर में थोड़ा सा जो है ओआई गेन हो रहा है पिछले 2 दिनों से। यहाँ पे जो है हमको नया ओआई जो है बिल्डअप होता दिख रहा है। फ्यूचर में जो है कुछ क्वांटिटी उठाई जा रही है। ऑप्शन में राइटर पुट के साइड में सुबह दोपहर के बाद जो है थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन जाते जाते जो है पुट राइटर जो है ओवर द नाइट पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके बिल्कुल भी नहीं गए हैं। कॉल में जो है एक्शन हमको देखने को मिला यहाँ पे 17,200 पे भी एक बार जो है ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट आ गया था। 17,300 पे जो है हाईएस्ट नया ओपन इंटरेस्ट चेंज का बना हुआ है, और नेट ओपन इंटरेस्ट जो है अभी भी 17,500 के आसपास जो है बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और पीसीआर भी आपको जो है बिल्कुल बॉटम की तरफ है। तो यहाँ पे सब कॉल की जो है रेड टावर यहाँ पे दिख रही है। ओआई चेंज में भी आप देखोगे तो एक सिग्निफिकेंट जो है यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल रहा है। 17,300 के ऊपर जो है बड़ा ओआई चेंज है यहाँ पे। पुट राइटर जो है कहीं भी कॉन्फिडेंस नहीं है, हल्का सा कॉन्फिडेंस जो है
यहाँ पे आपको 17,100 के आसपास दिख रहा है, और बाकी जो है यहाँ पे कुछ भी बड़ा नंबर पुट राइटर की तरफ से नहीं है। ओके, अगर पीसीआर की बात करें, पीसीआर जो है आज हम देख सकते हैं, आज शायद इसका मैंने थोड़ा जूम ज़्यादा कर रखा है, एक बार इसको कर लेते हैं थोड़ा कम जूम, नहीं जूम कम करने से ज़्यादा हो गया। ओके, अभी सही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल राइटरों ने आज पोजीशन जो है डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ाई है, पुट राइटरों का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो थोड़ा सा कल से जो है कल 0.55 पे थे, आज जो है 0.51 पे हम क्लोज हुए हैं, तो इतना ही चेंज हुआ है इसमें, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, यानी कि प्रेशर अभी भी बना हुआ है। एक्सपायरी के लिए ये कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऊपर की स्कोप जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि सुबह सुबह अगर इंट्राडे कुछ बड़ी डिप ले ले तो वहाँ से जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद में शॉर्ट कवरिंग के चांस रहते हैं, क्योंकि नंबर जो है ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है 0.5 के नीचे। तो सिर्फ एक वही चीज़ जो है यहाँ पे बचती है, बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पे बचता नहीं है। एक्सपायरी वाई में आप देख सकते हो कि मंथली से भी जो है पुट राइटिंग यहाँ पे निकल रही है, पोजीशन जो है पुट की यहाँ पे एग्जिट की गई है, 5 लाख के अप्रोक्स जो है ओपन इंटरेस्ट यहाँ से निकला है। और जो करंट एक्सपायरी है 16 दिसंबर की कल की, वहाँ से भी जो है हम देख सकते हैं कि लगभग 10 लाख का नंबर ऑफ शेयर जो है यहाँ पे वाइंड अप किए गए हैं पुट साइड से। सेम टाइम पे 55 लाख का जो है नया हुआ यहाँ पे बिल्ड है कॉल की तरफ से, लेकिन 55 लाख जो नॉर्मल इतना एग्रेसिव नेगेटिव होता है उतना नहीं है। ओके, वरना हमने यहाँ पे 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपको ध्यान होगा कि 1.5 करोड़ का, 4 करोड़ का, 4.25 करोड़ का नंबर देखा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे? क्योंकि थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे कि मार्केट जो है ओवर सोल्ड जोन में आ गया, अगर रिकवरी आती है तो राइटरों को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। ओके, और वो एक पॉइंट यहाँ पे कल की एक्सपायरी में जो खास है वो थोड़ा सा यहाँ पे इवेंट बेस है। ओके, तो चलते हैं वो एक बार हम ट्रेड समरी में एफआई की तरफ से चौथे दिन भी जो है 6 में से जो है 5 सेगमेंट नेगेटिव है, यहाँ पे एक सेगमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, और वो ये आप कह सकते हो कि गोरों के साथ दोस्ती करते करते गोरों का और अपना जो है तालमेल काफ़ी बैठ गया है। ओके, बिल्कुल यही व्यू जो है इवेंट से पहले बन रहा था हमारा भी कि मार्केट प्रेशर में डेफिनेटली है, डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है। यहाँ पे पिछले 3 दिन से लगातार इंडेक्स के फ्यूचर बेचे गए, स्टॉक के फ्यूचर बेचे गए, कॉल बेची गई, इंडेक्स की पुट बाय की गई, लेकिन इन लेवल पे आकर के एग्रेसिव कॉल शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। एग्रेसिव शॉर्ट कॉल जो है करना रिस्की रहता है। तो क्लोजिंग आवर तक हम भी जाते जाते कॉल को वाइंड अप कर गए, ठीक है, कल नहीं, दोबारा देखेंगे, ओवरनाइट नहीं रखेंगे, प्रॉफिट जो है फिर कभी कर लेंगे, अभी मिल रहा है उसको बांध लेना चाहिए। ठीक वैसा ही डाटा ईओडी में जो है एफआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एफआई ने जो है आज इंडेक्स में बाय किया है कॉल्स को। ओके, डेरिवेटिव आई में चलते हैं, आपको समझ में आएगा। स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में जो है आज लॉन्ग्स निकले हैं, शॉर्ट्स हल्के से ऐड किए हैं, उतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं है जितना कि पिछले 2 दिनों से देखने को मिला। कल जो है एक बड़ा नंबर शॉर्ट बिल्डअप में हमने देखा था, आज जो है उतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं है। तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आने पे यहाँ पे कोशियस व्यू है यहाँ पे कि अभी यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट करने का रिस्क टू रिवार्ड रेशो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, और कॉल साइड में आप देख सकते हो कि इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग हुई आज, लगभग 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए यहाँ पे बाय किए गए हैं एफआई के, और एक्सपायरी से पहले बाय किए गए। तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्या मार्केट में कल 100% शॉर्ट कवरिंग होगी? नहीं पता। तो एफआई ने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि उनको भी नहीं पता, ठीक है। तो जो फेड के आउटकम आएंगे, जिस इवेंट की मैं बात कर रहा था, जो फेड के आउटकम आएंगे वो लिक्विडिटी के लिए, या फिर कोरोना के नए वेरिएंट के लिए, या फिर जो मनी टेपरिंग है उसके लिए, या फिर बॉन्ड यील्ड के लिए, या उनकी जो आगे की प्लान है लिक्विडिटी को कितना और स्क्वीज करना है उसके लिए, उस पे मार्केट कैसे बिहेव करेगा, ओवरनाइट कैसे जो है उसको ग्लोबल मार्केट लेके जाएगा, किसी को मालूम नहीं है। ओके, तो एफआई वालों ने भी यहाँ पे जो अपनी एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स थे, अगर वहाँ पे एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है, मार्केट जो है बड़े पुल बैक लेता है, तो यहाँ पे उन्होंने कॉल के थ्रू जो है प्ले आउट किया है। यहाँ पे कॉल में जो है अच्छा खासा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग किए गए हैं। ओके, तो ये नंबर क्या है? ये नंबर यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग का तो नहीं है, लेकिन एक सेफ्टी के पॉइंट से कॉशियस व्यू यहाँ पे है। ओके, तो जो मैंने आपको बोला ना कि गोरों के साथ तालमेल बैठ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है क्लोजिंग हावर में जो है हमारा भी संशय था कि मार्केट में जो है डेफिनेटली देखो डाटा पिछले 3-4 दिनों का इंडेक्स के फ्यूचर का, स्टॉक के फ्यूचर का नेगेटिव है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे डाटा नेगेटिव है। लेकिन जिन लेवल पे हम आ गए हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है इन द सेंस ऑफ डाटा, ठीक है, कॉल हर कोई बेच रहा है यहाँ पे, और हर कोई जब बेचता है तो किसी को बाय करनी पड़ती है, और एफआई ने यहाँ पे बाय किया है। ओके, दूसरा यहाँ पे एक इवेंट है, बड़ा इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, भले हमारा डोमेस्टिक इवेंट नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट जैसे रिएक्ट करती है वैसे
सभी इमर्जिंग मार्केट भी रिएक्ट करती ही है। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक जो है बाइंग यहाँ पे नंबर निकल के आ रहा है 61,000 का कॉल में। ओके, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर ये नंबर 17,200 के आसपास हो, 17,250 के आसपास हो, 17,300 में हो, या फिर आने वाली एक्सपायरी में हो, कुछ कैलेंडर स्प्रेड बने हो, ये यहाँ पे नंबर रह सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्यूचर भी साथ में जो है पुट भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं किए गए हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे पुट पूरी मार्केट ने भले ही शॉर्ट किए हों, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने पुट बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट किए हैं, और सॉरी पूरी मार्केट ने शॉर्ट नहीं किए हैं, तो इन्होंने भी जो है कम क्वांटिटी में यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो क्वांटिटी थी पहले जो शॉर्ट था थोड़ा सा ऐड किया यहाँ पे, लेकिन पुट में लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। तो यहाँ पे इस चांस को भी इन्होंने नहीं दरकिनार किया कि पूरे वीक का जो डाटा बिल्डअप है नेगेटिव है। अगर ग्लोबल इवेंट कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया या फिर मार्केट ने कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, अगर ग्लोबल फैक्टर्स के कारण मार्केट पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा कल हमारे, तो डोमेस्टिक लोकल फैक्टर के कारण जो है हम नीचे जा सकते हैं डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। डाटा जो है नेगेटिव है इस वीक का, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक फ्यूचर में जो है, जो कि 2 वीक में 3 वीक में फैक्टरिंग होता है, जिसको हम देख रहे हैं जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे नेगेटिविटी जो है थर्ड डे कंटिन्यू है शॉर्ट्स में। ओके, पहले देखो यहाँ पे सिर्फ जो है लॉन्ग्स निकल रहे थे यहाँ पे, और अब जो है 3 दिनों से लगातार शॉर्ट्स भी बन रहे हैं। ओके, तो 8 तारीख से जो है लॉन्ग निकलना चालू हुए थे, इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ गई, हम 18,000, 10,000, 14,000 के नंबर पे पहुंच गए, और अभी जो है 13,000, 18,000 और 12,000 के आसपास जो है नए शॉर्ट्स भी ऐड कर रहे हैं, स्टॉक्स के फ्यूचर में ऐड कर रहे हैं हम। तो ये एक जो है नेगेटिव नंबर है। और कैश में देखें, कैश फ्लो तो उनका जो है आज फिर से जो पिछले 2-3 दिनों में हमको लग रहा था कि एक थोड़ा सा डाइल्यूटेड मूव बन रहा है। एक हो सकता है कि क्रिसमस से पहले उनकी सेलिंग की जो मनी विड्रॉल थी वो अभी लगभग पूरे हो गए टारगेट, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। आज की सेलिंग को देख करके फिर से जो है 3400 करोड़ का एक प्रोविजनल नंबर जो है नेगेटिव हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो डाटा के हिसाब से कम टू पॉइंट मार्केट में क्या लग रहा है, देखो आज के बड़े इवेंट को देखते हुए अगर हम सिर्फ लेवल दे दें तो वो थोड़ा सा तुक्केबाजी ही होगी। ओके, अगर इवेंट नहीं होता तो क्या लेवल होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। वो लेवल कल फेल हो सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी किसी को नहीं पता। ओके, तो अगर हम भूल जाएं कि कल इवेंट है, अपने डोमेस्टिक नंबर को देखते हुए क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। मार्केट ने एक रेंज बाउंड यहाँ पे दिया, प्रीमियम डीके दिया, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी उस बड़ी रेंज में है हम, और मंथली रेंज के बिल्कुल बीच में है। ओके, नीचे जो है एक इमीडिएट रेंज बिल्कुल यहाँ पे जो है 40-50 पॉइंट की बनती है, यहाँ पे जो मार्केट ने छोड़ी है 17,160 के आसपास। इसके नीचे गिरने पे 20 पॉइंट एक्सेलरेट करके अगर हम सेल करते हैं तो 150 से 200 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। पहले जो है 17,000 आराम से टच होगा, और 17,000 टच नहीं होगा, 17,000 तोड़ करके मार्केट जो है 16,900 तक भी जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट बनते हैं मार्केट को कैप्चर करने के लिए नीचे की तरफ एक छोटे स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं अगर कल का इवेंट नहीं है तो उसको इग्नोर करके। तो केस नंबर 1, मार्केट 17,160 तोड़ता है, नीचे तोड़ता है, पहली बार तोड़ता है 20 पॉइंट के साथ एसएल के साथ, हम जो है शॉर्ट करेंगे। दोबारा निकल गया, ठीक है, जाने दो, जब दोबारा आएगा फिर शॉर्ट करेंगे, फिर निकल गया फिर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि भले ही 1 बार 2 बार यहाँ पे एसएल जाए, लेकिन जब मार्केट तोड़ता है तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, ठीक। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ओके, पहले यहाँ पे कि 17,360, 380 यहाँ पे एक रेंज थी, आपको ध्यान होगा कि उसके नीचे जो है मार्केट के लिए यहाँ पे एक पूरा गैप यहाँ पे है भरने को, और मार्केट ने जो है वो गैप यहाँ पे फिल किया है। वो जो 150 पॉइंट की रेंज थी वो रेंज यहाँ पे एग्जैक्टली मिली है, तो ठीक वैसे ही बिहेवियर यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो केस नंबर 1 ये हुआ कि 17,160 के नीचे मार्केट वीक है, यहाँ पे 150-200 पॉइंट आराम से नीचे कैप्चर कर सकते हैं, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख करके इसको ट्रेड किया जा सकता है। ओके, केस नंबर 2 क्या बनता है, केस नंबर 2 ये बनता है कि मार्केट कल क्या बिल्कुल साइडलाइन रहेगी, नहीं ऐसा नहीं लग रहा। ऑप्शंस में जो है बाइंग की पोजीशन है, शॉर्ट की पोजीशन अभी थोड़ी कम है। ओके, तो मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगी, हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसे बिल्कुल डाइल्यूटेड मूव जो है अभी के लिए थोड़ा सा कम दिख रहा है। ओके, मतलब कि बिल्कुल 20-30-50 पॉइंट की रेंज नहीं दिख रही। अगर मार्केट नेट साइड जोन में रहती है, जैसे कि आज आप देख सकते हो, तो मार्केट जो है 100-125 पॉइंट की रेंज जो है ऊपर नीचे कवर कर रही है। ओके, तो ये 150 पॉइंट की रेंज ऊपर नीचे करेगी। 150 पॉइंट मतलब कि 17,200 से 17,350 चले गए, फिर दोबारा से 17,200 आ गए, फिर 17,350 चले गए, ऐसा मूव बन सकता है। इतना आसान नहीं होगा कि मार्केट को आपने एक स्ट्रेडल बेच दिया और उसको आप बेच करके शांति से बैठ गए, ऐसा व्यू अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस करंट के डाटा पे। ऊपर जाने की क्या चांसेस है, ऊपर जाने के चांसेस जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही चांसेस है, वो है मार्केट जो है ओवरसोल्ड जोन में है। 0.5 के पीसीआर को अगर मार्केट
एक डिप दे करके सस्टेन कर वापस पुल बैक करती है तो शायद कुछ जो है शॉर्ट कवरिंग के चांस बनते हैं। ओके, यानी कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होने के बाद में 17,160 को चीर करके क्रॉस करके ऊपर जाए, फिर जो है मार्केट के लिए स्कोप है 17,420 तक के जाने का। एक्सपायरी के दिन जो है 17,420 तक जाने का स्कोप है। उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्कोप अभी फिलहाल नहीं है, कल की एक्सपायरी के लिए नहीं है। फिर भी अगर कोई मासिव ग्लोबल पॉजिटिव व्यू आता है या फिर ग्लोबल आउटकम साथ में निकल के आते हैं तो हो सकता है कि हम यहाँ से 120 पॉइंट और ऊपर जो है 17,540 तक चले जाएं, वहाँ तक जा सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे जो हमने 3 केस डिस्कस किए, ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल हैं। अगर कुछ ग्लोबल मार्केट में बड़े मूव नहीं आते हैं तो है ये, ठीक है। कुछ बड़े मूव नहीं आते ग्लोबल मार्केट में तो जो है हम इनको फॉलो कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। केस नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो वोलेटाइल रहेगा इस रेंज में 17,420 से और 17,200 की जो रेंज है, यहाँ पे एक नियर रेंज जो 17,350 और 17,200 की जो मार्केट ने 2 दिन से फॉलो की है, इस रेंज में भी मार्केट जो है वोलेटाइल 100-150 पॉइंट की मूव वन साइड, यानी कि 1 घंटे में 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर 1.5 घंटे में 150 पॉइंट नीचे आ गया, ऐसे रह सकते हैं। ज़्यादा चांसेस जो है इसी के हैं। दूसरा जो है हम प्लान कर सकते हैं 17,160 टूटने पे मार्केट के 150 से 200 पॉइंट को नीचे कैप्चर करने के लिए 20 पॉइंट कैंसिल रख करके 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई ये कर सकते हैं। और मार्केट अगर तीसरा केस ये है कि अगर गैप डाउन दे देती है बहुत ज़्यादा, फिर जो है शायद बहुत कुछ करने को नहीं बचेगा, फिर जो है वेट करना चाहिए। मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन दे करके पहले 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनाती है और तोड़ती है पहले 5 मिनट की कैंडल, फिर पुल बैक लेता है तो मार्केट क्योंकि ओवर शॉर्ट जोन में है, कॉल हर किसी ने शॉर्ट कर रखी है, एफआई ने कॉल बाय भी की है कॉशियस व्यू से, तो उस पॉइंट व्यू से मार्केट पुल बैक भी ले सकता है। तो ये 3 केस बनते हैं। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? अगर मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ा चीज़ नहीं आते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेंस जो है फर्स्ट केस की वोलेटिलिटी की है। एक रेंज में मार्केट जो है ऊपर नीचे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरह इधर उधर हो, ये जो है इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा केस जो है नीचे गैप डाउन खुल करके ऊपर पुल बैक करे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बनती है क्योंकि मार्केट इस लेवल पे आकर के सपोर्ट भी लेती है और दिसंबर के लिए ये रेंज बनी हुई है। ओके, तो ये तो बात हुई कल की इंट्राडे के लिए। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन पे क्या फेड कर सकता है और क्या उससे जो है इंडियन इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा। वैसे मार्केट का व्यू यहाँ पे ख़त्म हो गया है, आप वीडियो यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब जो है एक्स्ट्रा ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े प्रवचन सुन लीजिए, टाइम है तो। और वैसे रात को क्या करोगे अभी? तो देखो, फेड की मार्केट पे जो भी आउटलुक हो, अगर फेड ने बोला है कि वो लिक्विडिटी को स्क्वीज करेगा तो डेफिनेटली वो करेंगे। जो उनकी प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर की वो करेंगे और उसको करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है क्या? मार्केट में बात कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा। मार्केट में इन्फ्लेशन है क्या? इंडियन मार्केट का इन्फ्लेशन नहीं है। ओके, मेजर इंडेक्स में नहीं है, स्मॉलर इंडेक्स में डेफिनेटली है। ओके, इस रैली में मार्केट ने अपनी वैल्यूएशन को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट किया है। धीरे धीरे 18,600 से जब मार्केट 17,000 आई है और पिछले 4 क्वार्टर की 5 क्वार्टर की जो अर्निंग ऐड की है कोरोना के बाद में, तो मार्केट जो है जस्टिफाइड प्राइस में चल रही है। गिरेगा यहाँ से, मैं मना नहीं कर रहा, गिरेगा, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है और 20 के नीचे भी आएगा और आई थिंक 17-18 की मिल जाएगी क्योंकि अभी कंसोलिडेटेड चल रहा है। स्टैंड लोन जो है पी नहीं चल रहा, पी की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो 17-18 की पी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक, यानी कि जनवरी फरवरी में जो है हमको 17 से 18 की पी जो है एक बार निफ्टी दिखाएगा। ओके, और वो दिखाएगा फरवरी तक जो है एक बार, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि 18 की कंसोलिडेटेड प्राइस टू अर्निंग रेशो आएगा, जो कि स्टैंड लोन में जो है लगभग 20 के आसपास, 20-21 के आसपास बनती है। ओके, हालांकि अभी स्टैंड लोन का डाटा नहीं मिल रहा, आपको जो है कंसोलिडेटेड पे ही बिलीव करना पड़ेगा। ओके, तो मार्केट मेजर इंडेक्स जो है इन्फ्लेटेड नहीं है, भले ही उन्होंने कितना भी पैसा डाला हो, पहले उन्होंने फेड ने कितना भी पैसा छापा हो, स्टॉक मार्केट में मेजर इंडेक्स जो है इन्फ्लेटेड नहीं है। कोई भी यहाँ पे बबल नहीं है, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बूम नहीं है। जो प्राइजेज हैं अर्निंग के साथ जस्टिफाइड है। हाँ, अब अर्निंग जस्टिफाइड है नहीं वो मैं नहीं कह सकता, वो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे हर प्रकार के, और स्टॉक मार्केट में पूरी इकोनॉमी में जो है थोड़ा बहुत घपला चलता है, हर कोई अपने नंबर के साथ प्ले आउट करता है, हर कोई अपने नंबर के साथ जो है यहाँ पे छेड़खानी करता है, ठीक है। तो अब अर्निंग असली है या नहीं है उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो अर्निंग्स कंपनियां रिपोर्ट कर रही है, जो अर्निंग्स हमारे सामने निकल के आ रही है, वो उनके सामने जो है मेजर इंडेक्स जस्टिफाइड है। क्या मिड कैप स्मॉल कैप जस्टिफाइड है? नहीं है, वो जस्टिफाइड नहीं है।
जो पावर सेक्टर उठ गया, जो ऑटो सेक्टर उठ गया, जो इस रैली में घटिया स्टॉक उठ गए, घटिया क्वालिटी के स्टॉक उठ गए साथ में, उनको प्रॉब्लम डेफिनेटली होने वाली है। ओके, और वो फेड के कल के डिसीजन के बाद ना हो तो भले ही वो 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, उनको प्रॉब्लम तो होने वाली है। वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। मार्केट ऊपर से अगर जब 8-9% गिरा है, 18,600 से जब हम 17,000 पे आए हैं, उस टाइम पे दूसरे स्टॉक जो है, इंडिविजुअल स्टॉक जो है 25-25, 30% ऑलरेडी कई जो रैली में बहुत भागे थे वो डाउन आ चुके हैं। और अभी भी वो उनका एंड नहीं है, आने वाले दिनों में और भी 25-30% गिरेंगे। जब मार्केट 10% करेक्ट होगी तो वो स्टॉक 30-30, 40-40% भी गिरेंगे। ओके, तो वो पॉइंट जो है थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है। कौन सा? स्मॉलर इंडेक्स, जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनमें जो है कुछ घटिया कंपनी की क्वालिटी के स्टॉक्स जो हैं इस रैली का फायदा उठा करके ऊपर उठ गए। उनकी जब पिटाई होगी तो बुरी होगी। ओके, और उनमें क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट भी ज़्यादा है, जब लिक्विडिटी निकाली जाएगी तो उनमें जो है प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये तो बात हुई स्टॉक मार्केट के इन्फ्लेशन की, कि स्टॉक मार्केट क्या इन्फ्लेटेड है क्या। ठीक है, तो पैसा जो आया, फेड ने जो डाला, उसका असर कहाँ पे गया, उसका जो है असर कहाँ पे गया। जो इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे आई, वो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन क्यों नहीं बना। हालांकि इन्फ्लेशन के जो नंबर है वो यूएस में 40% के हायर साइड पे बता रहे हैं, 40 ईयर के हायर साइड पे हैं। हालांकि हमारे इंडिया में इतना इन्फ्लेशन नहीं है। रिटेल इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे इकोनॉमी में। ठीक है, हमको इन्फ्लेशन से दिक्कत हुई मेनली क्रूड ऑयल से। ओके, और जो बेस मेटल के प्राइस बढ़ने से। ठीक है, वो दोनों ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, भारत सरकार के हाथ में नहीं है। ये जो है ग्लोबल कोजेज हैं उसके। लेकिन अगर आप देखो कि यूएस के मार्केट में ग्राउंड लेवल पे इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन उतनी नहीं है जितना पैसा आया। डेफिनेटली इन्फ्लेशन हायर साइड है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन फेड ने जितना पैसा छापा, जितना जो है डिजिटल यहाँ पे करेंसी को जितना प्रिंट किया गया, उसके सामने यहाँ पे बिल्कुल भी इन्फ्लेशन नहीं है। ओके, और जो इन्फ्लेशन है उसमें भी एक बड़ा कारण क्या है? सप्लाई का। ओके, वहाँ पे जो है सप्लाई टेम्पर्ड है। सप्लाई जो है ओवर सप्लाई नहीं है। अगर मार्केट में गुड्स की, सर्विस की अगर ओवर सप्लाई होती तो वो जो है रियल इन्फ्लेशन जो एक कॉमन मैन के पॉकेट में बड़े होल करते हैं वो होता, और वो बहुत बुरा होता, लेकिन उतना बुरा नहीं है। ठीक है, तो जो इस बार फेड ने जो पैसा छापा और अंधाधुंध पैसा छापा, वो पैसा कहाँ गया? फिर वो पैसा जो है गया इस बार लिक्विडिटी में। बिजनेसेस को ईज को उनको बोला कि आप कोरोना से अपने जो भी नुकसान हो रहा है कोरोना की वजह से, बिजनेस की वजह से, आप बिना इंटरेस्ट के, कम इंटरेस्ट पे पैसा लीजिए, अपना बिजनेस बनाइए, बिजनेस को होल्ड रखिए, टूटो मत, बिजनेस को तोड़ो मत। तो सारा पैसा जो है इस बार कहाँ पे गया? बिजनेस में गया। अगर वही पैसा फेड जो है डायरेक्ट देती रिटेलरों के जेब में, रिटेलरों के पॉकेट में देती, तो जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लेशन को बढ़ाने का काम करते। तो जो पैसा है उसका एक मेजॉरिटी पार्ट जो है डाइजेस्ट किया गया बिजनेस को होल्ड रखने में, बिजनेस को बनाए रखने में। आप कह सकते हो कि पुराने पाप धोने में, हाँ वो भी हुआ, और इंडिया में तो बहुत हुआ। ठीक है, लेकिन जो पैसा रिटेल के पास जाता तो वो इन्फ्लेशन को क्रिएट करता ग्राउंड लेवल पे, लेकिन वैसे सिनेरियो नहीं है। तो स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड नहीं है, मेजर इंडेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 4 क्वार्टर के, 5 क्वार्टर की अर्निंग देखें तो जस्टिफाइड प्राइस पे है। और जैसे कि आपको बताया कि जनवरी फरवरी में जो है हम दोबारा से 17-18 का पी एक बार ट्राई कर सकते हैं, लग रहा है, उम्मीद है आएगा। और क्रिप्टो जो है इन्फ्लेटेड है, क्रिप्टो तो वैसे ही खुद में इन्फ्लेटेड है, लेकिन क्रिप्टो में पैसा काफ़ी आया था इस कोरोना की मुंह के दौरान, और जो जितना भी फेड ने पैसा छापा, जो ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे पैसा काफ़ी आया। और जो स्टार्टअप हुए, दूसरे जो स्टार्टअप हुए, उनमें जो है पैसा काफ़ी आया। जो स्टार्टिंग के स्टार्टअप फंड है, सीड फंड है, या फिर जो एंजल इन्वेस्टिंग है, या फिर जो प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग है, एंकर इन्वेस्टिंग है, उनमें भी पैसा काफ़ी आया। तो जो पैसा ज़्यादातर आया वो बिजनेस में गया, बिजनेस ने उसको एडजस्ट किया, बिजनेस ने अपनी लाइफ बचाई, उनको होल्ड किया, और अब जो है धीरे धीरे उनको वापस जो है उसको निकाला जाएगा। उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडियन इकोनॉमी पे उसका डायरेक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट पे लॉन्गर टर्म में मेरे को ये चीज़ जो है पॉजिटिव लगती है। भले ही टीवी वाले बोलें कि नेगेटिव है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है, अगर फेड अभी तो नहीं, लेकिन 6 महीने में, साल भर में जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोबारा बढ़ाएगा, और जो स्क्वीजिंग है ईज मनी का वो कम करेगा, तो उससे जो है क्या होगा, उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो अंडर परफॉर्म करेगी एज कम्पेयर टू दिस टाइम। तो हो सकता है कि इस साल जितना आउट परफॉर्म किया इस 2021 में, 2020 में, उतना आउट परफॉर्म जो है यूएस की मार्केट 2022 में ना करे। ओके, और जब यूएस की मार्केट 2022 में इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगी तो पैसा कहाँ डालेंगे? अगर आपके पास 2 स्टॉक हैं, 2 पोर्टफोलियो हैं, एक पोर्टफोलियो अगर आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो एज ए इंस्टीट्यूट्स, एज ए गुड
इन्वेस्टर हमेशा हम क्या करते हैं, परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो पे ही पैसा डालते हैं, अंडर जो परफॉर्म कर रहा है उसको नहीं डालते, उससे पैसा कम करके दूसरे में ही डाला जाता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म पेन आएगा अगर फेड ने कुछ भी नेगेटिव बोला, फेड ने कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा सेंटेंस टाइट किया, या फिर जो है बॉन्ड जो है उन्होंने और कम करने की घोषणा की, या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोला, तो एक बार तो उसका रिएक्शन पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा, सभी में आएगा, इमर्जिंग मार्केट में भी आएगा। लेकिन उस पेन के बाद जो है मार्केट को बाय करने का असली मजा जो है इमर्जिंग मार्केट में ही है, डेवलप्ड मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो जब ये गिरावट आएगी तब जो है इमर्जिंग मार्केट 1 साल 1.5 साल जो है आउट परफॉर्म करेंगे एट कंपेयर टू उनकी डोमेस्टिक मार्केट को। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अगर आपका व्यू 1.5 साल 2 साल 3 साल का है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए लॉन्गर टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट आएगी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो। ओके, और वैसे क्या उनका कुछ डोमेस्टिक मार्केट में हमारी इकोनॉमी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इंडिया की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, उनके फेड के रेट कम करने से हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी वैसे भी एक हिस्टोरिकल लोअर रेट पे हैं 4% पे, और उस रेट को जो है बहुत क्वार्टर से जो है मैनेज किया है आरबीआई ने। आरबीआई और कम भी नहीं कर सकती, और शायद उनको बढ़ाने का मौका मिल जाए, अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में अगर फेड बढ़ाए तो उनको भी शायद बढ़ाने का मौका मिल जाए, तब हमको थोड़ी दिक्कत होगी, 1 बार 2 बार के लिए हमको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। वरना इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने जो है ठीक ठाक मैनेज किया है। यहाँ पे बोल सकते हो कि लॉलीपॉप भी अच्छा दिया है और कुछ दिया भी नहीं, यानी कि जो चीज़ें हैं उनको एक बैलेंस्ड मैनर में जो है रखा गया है। यहाँ पे इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन को इतना ज़्यादा हाइक भी नहीं होने दिया, और कुछ चीज़ों के जो प्राइस थे जो कंट्रोल्ड में नहीं हैं गवर्नमेंट के, वो बड़े, उनको जो है जो कंट्रोल किए जा सकते थे उनको जो है, भले ये कंजप्शन की हो या फूड की हो या फिर पल्सेस की हो या फिर एडिबल ऑयल की हो, उन सबको जो है गवर्नमेंट ने टाइम पे एक्शन लेके कम भी किया है, उसको बखूबी जो है सस्टेन भी किया है, उन प्राइजेस को उनको सस्टेन भी किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि फेड के मनी टेपरिंग की वजह से आरबीआई की लिक्विडिटी में और आने वाले दिनों में उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये चीज़ हम जानते हैं कि अभी थोड़ा सा 1-1.5 साल जो है ठीक है, अभी कोई यानी कि अपने जो कॉमन इलेक्शन है वो थोड़े दूर हैं, 2024 में है, अभी हम जो है 2022 में एंटर करने वाले हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है पब्लिक को रिलैक्सेशन नहीं देगी, ठीक है, और जो पब्लिक को रिलैक्सेशन नहीं देगी तो वो मार्केट के लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे डीजल में, पेट्रोल में कोई प्राइस कट नहीं आने वाले ज़्यादा, इलेक्शन एक बार निकल जाएं यूपी के तो शायद दोबारा से प्राइस दोबारा बढ़ भी जाएं। ओके, तो वो चीज़ें भले ही कॉमन पब्लिक के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन एज ए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा मिडिल क्लास को थोड़ा सा टाइट रख करके कॉरपोरेट के साथ जो है सपोर्ट करती है, बिजनेस को प्रमोट करती है, इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करती है। ओके, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है कि आप उसको पसंद करो या ना करो, लेकिन एज ए पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर, एज ए पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट एनालिसिस्ट, तो आपको जो है वो चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, पसंद आनी चाहिए। अगर मार्केट के लिए कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसा देने के लिए इंटरेस्ट रेट पे या फिर टैक्स की रेट पे, तो वो अच्छा है। और इस चीज़ में जो है हम यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये कहानी का कहने का सार ये है, कहानी का सार ये है, फेड भले ही कुछ भी करे, लॉन्गर टर्म में इंडिया को उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। अभी ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस यहाँ पे नहीं है, और हल्की फुल्की गिरावट जो है मार्केट में आएगी एज पर ग्लोबल व्यूज़। ग्लोबल की सभी मार्केट गिरेंगे तो हमारी मार्केट भी गिरेंगे। बियर को जो है मौका चाहिए गिराने का, उनको एक इवेंट मिल गया तो वो गिराएंगे। ओके, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर वो कुछ सीरियस रेट इंक्रीज़ की बात करते हैं या फिर सीरियस मनी स्क्वीज की बात करते हैं, तो लॉन्गर टर्म के लिए वो एमर्जिंग मार्केट के लिए ठीक है। भले ही आपको टीवी वाले बोलें कि एमर्जिंग मार्केट जो है यहाँ पे ज़्यादा पैसा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एमर्जिंग मार्केट जो है उनको पता है कि कंसिस्टेंटली अगर 5 साल के लिए, 6 साल के लिए 10% से ऊपर, 15% के ऊपर कोई इंडेक्स परफॉर्म कर सकता है तो वो एमर्जिंग मार्केट के कर सकते हैं। ओके, और जब उनके डोमेस्टिक इंडेक्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली पैसा यहाँ पे
डालेंगे, और वो इसीलिए अभी जो है निकाल रहे हैं, तो बाद में डालने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर हमेशा डालते रहेंगे तो कभी ना कभी तो निकालना ही उसको। तो अभी पैसा निकल रहा है तो ठीक है, महीना 2 महीना 3 महीना निकलने दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में फरवरी के बाद में, जनवरी के बाद में ये पैसा दोबारा भी आना चालू होगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है एफआई की आनी चालू होगी, नीचे के लेवल में दोबारा भी बाय करेंगे और मार्केट को दोबारा से 18,600, 19,000, 20,000 भी लेके जाएंगे आने वाले महीनों में। ठीक है, तो वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा थोड़ा नेगेटिव है। दिसंबर की सीरीज़ जो है अभी भी थोड़ी सी अभी तक जो है हमने जो 3 वीक का 4 वीक का अंदाज़ा लगाया था, मार्केट उसी रेंज में है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी रेंज में चल रही है, और अभी इसी रेंज में जो है आगे चलने की और उम्मीद है, इसमें कोई डाउट यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रहा है। और जनवरी के लिए अभी थोड़ा सा कोशियस व्यू यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि स्टॉक्स के फ्यूचर में दोबारा से जो है नेगेटिविटी यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, वो एक थोड़े प्रॉब्लम रह सकती है। इंडेक्स में जो है नंबर दोबारा से नेगेटिव होने लग गए हैं। एक बार जो है एनपीएस देख लेते हैं, ये हमने भूल गए आज जो है एनपीएस देख लेते हैं एफआई का। यहाँ पे एफआई में आज जो है इंडेक्स के नंबर यहाँ पे नेगेटिव हैं। फ्यूचर में एफआई ने यहाँ पे नंबर जो है डाला है कि इसमें बैंक निफ्टी में। ओके, और देखो ये जो है 90,000 के आसपास जो है नंबर है, ये नंबर जो है थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, और थोड़ा नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव है। ऐसा नंबर जब होता है तो वीकली एक्सपायरी प्रॉब्लम में होती है, पहले भी हमने देखी है। लेकिन यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं जो कि कोशियस व्यू दे रही हैं, और पुल बैक के भी चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं? क्योंकि एक इवेंट है, इवेंट पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी वो पता नहीं। मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, वहाँ से भी पुल बैक आ सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है एफआई ने भी कॉल यहाँ पे बाय की हैं। ओके, तो थोड़ा सा जो है कल वॉलेटिलिटी का माहौल रह सकता है। राइटिंग जो है थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जब तक मार्केट एक बार स्टेबल ना हो जाए। थोड़े हल्के फुल्के जो है 5-10 पॉइंट की कोई स्प्रेड जो है बना सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। कुछ भी चेंज रहेगा टेलीग्राम में यहाँ पे डाल देंगे, और वीकेंड पे कुछ देखेंगे क्या मार्केट में क्या सेंटीमेंट निकल के आता है, क्या ग्लोबल जो है क्यूज बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली दिसंबर सीरीज़ के लिए मंथ एंड कैसा रह सकता है, और जनवरी सीरीज़ के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।